हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के बारे में, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से विभाग, कौन कौन से क्षेत्र जो है बहुत ही लाभदायक हैं या क्या अहम भूमिका निभाता है। जो सेक्टर्स हैं हमारे देश की इकोनॉमी को एक्सटेंड करने में, किस तरीके की उपयोगिता होती है, कैसी जो है उनकी सहयोग होती है, जिसके माध्यम से हमारे देश की इकोनॉमी जो है बेहतर बन सकती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे और जानेंगे कि सेक्टर होता क्या है। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर क्या है? फर्स्ट पॉइंट है ए डिस्टिंक्ट पार्ट स्पेशली ऑफ सोसाइटी ऑफ अ नेशन इकोनॉमी, यानी कि एक अलग भाग या एक बिल्कुल डिफरेंट भाग समाज का, स्पेशली ऑफ सोसाइटी और ऑफ ए नेशन यानी राष्ट्र का, जो कि देश की इकोनॉमी को तैयार करता है, यानी देश की इकोनॉमी को एक्सटेंड करने का कार्य जो है किसका है? सेक्टर का है। यानी ऐसा भाग या ऐसा विभाग जो कि क्या करता है, हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने का कार्य करता है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो टोटली सेक्टर के ही फंक्शंस पे डिपेंड करता है। जिस तरीके के जो सेक्टर हैं हमारे, वो जैसा फंक्शन करते हैं, जिस तरीके की प्रोडक्शन होती है, जैसा उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उतना ही बेहतर हमारे देश की इकोनॉमी एक्सटेंड कर पाती है, हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर बन पाती है। तो दूसरा इसमें टॉपिक है कि टाइप ऑफ सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कितने सेक्टर? तो ये मुख्यतः इसके टाइप्स होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्टियरी सेक्टर। सेक्टर क्या है? यह एक ऐसा क्रम है, एक ऐसा भाग है जो देश की आर्थिक व्यवस्था को एक्सटेंड करता है। हमारे देश की इकोनॉमी को एक्सटेंड करने का कार्य किसका होता है? सेक्टर का होता है। और ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्टियरी सेक्टर क्या होता है, हम एक एक करके जानेंगे। पहले हमने सीखा कि सेक्टर क्या है। सेक्टर यह एक अलग भाग, विभाग है जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को एक्सटेंड करने का कार्य करता है। यह मुख्यतः 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या है। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर क्या है और प्राइमरी सेक्टर के बारे में जानेंगे एग्जांपल्स के साथ। हमारा पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर और इसके बारे में हम विद एग्जांपल भी देखेंगे किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है इसका। प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? इसमें हमारा टॉपिक क्या है कि प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स, इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। यानी वस्तुओं की उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग, एक्सप्लॉइटिंग यानी क्या? एग्जॉस्ट करना, यानी उसका कंजप्शन करना, यूज करना, डिस्टर्ब करना नेचर को। एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक स्रोतों का, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जिस वस्तु का हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसी को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है या प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको हम प्राइमरी सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जो कृषि क्षेत्र है, कृषि से ही क्या होता है, किसी भी देश का इकोनॉमी तैयार होता है। देश की व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो उस देश में सबसे जरूरी क्या है? कृषि के क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। एग्रीकल्चर टूल्स, टेक्नोलॉजी अच्छे होने चाहिए, बेहतर तरीके से खेती करने का ढंग होना चाहिए और लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस भी होना चाहिए ताकि बेहतर खेती और बेहतर प्रोडक्शन जो है लोग कर पाएं। तो प्राइमरी एक्टिविटी है ये। दूसरा पॉइंट है ए मेथड इन विच द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स यानी क्या होता है? अनाज। ग्रेनरीज यानी भंडारण होता है, अनाज का उत्पादन होता है, इसी किसके सहयोग से? फार्मर्स के मदद से। तो इसी सेक्टर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। यानी कृषि कार्य को ही क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ फार्मर्स
इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। वह सेक्टर जो कि वस्तुओं का उत्पादन करने का कार्य करता है कृषक के माध्यम से, उसी को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर आता है, इसमें डेयरी आता है, फिशिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है। ये सभी क्या कार्य किस कैटेगरी में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी सेक्टर किस सेक्टर के नाम से जाना जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या है? वस्तुओं का उत्पादन करना, प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से जिस तरीके की हम वस्तुओं का उपयोग उत्पादन करते हैं उसी को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। यानी प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट्री। ये सभी किसके एग्जांपल हैं? प्राइमरी सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर को ही एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्टर। क्या होता है? व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? तो सेकेंडरी सेक्टर कह रहे हैं कि मेथड इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। वह सेक्टर जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को एक फाइन प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है, ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम यूज करके अपनी जरूरतें पूरा कर पाते हैं, या किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी और टूल्स के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से जब किसी रॉ मटेरियल को फाइन प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है तो उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। यानी शुगर कैन को गुड़ और शुगर के रूप में चेंज करना ही क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। शुगर कैन का प्रोडक्शन क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ठीक, जब वो मशीन के माध्यम से क्रशिंग किया जाता है तो सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। और क्रशिंग करके क्या बनाया जाएगा? गुड़ बनाया जाता है और शुगर बनाया जाता है, यानी डेयरी और शुगर का फॉर्मेशन किया जाता है। और वही जब प्रोडक्शन तैयार हो जाता है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, रिटेलर्स के माध्यम तक जो है, होलसेलर के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशंस के माध्यम से जो है बाजारों तक पहुंचाया जाता है, जिसके सहयोग से रिटेलर पाते हैं और रिटेलर्स के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के पास जो है वो वस्तुएं पहुंच पाती हैं। आज समझ में हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है और किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर अहम भूमिका निभाता है। देखिए, कह रहे हैं मेथड इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट, ऐसा तरीका जहां पे प्राकृतिक वस्तुओं का चयन यानी परिवर्तन किसमें होता है? अनदर फॉर्म में, वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करके, दैट वी एसोसिएट जिसकी हमें आवश्यकता होती है, विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किसके सहयोग से? औद्योगिक क्रियाकलापों के माध्यम से, यानी कि मशीन और टूल्स के सहयोग से जब वस्तुओं को तैयार किया जाता है। मशीन एंड टूल हेल्प, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे साधन का उपयोग करके, तकनीकी का उपयोग करके जब हम वस्तुओं को बनाते हैं तो उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। करें मेथड इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू फाइन प्रोडक्ट, ऐसा तरीका जब प्राकृतिक वस्तु जो है एक सही वस्तु के रूप में बन के तैयार होता है, एक शानदार वस्तु के रूप में बन के तैयार होता है बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, किसकी सहायता से? तकनीकी के माध्यम से, तो उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। जब एक रॉ मटेरियल एक अच्छी वस्तु के रूप में बन के तैयार हो जाता है अत्याधुनिक साधन के सहयोग से, तो उसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे कि शुगर कैन हो गया, अभी मैंने एग्जांपल बताया कि गन्ना क्या होता है? एक रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल है। जब ये शुगर कैन के रूप में रहता है तो ये कौन सा सेक्टर है? पीएस है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर है। क्या है? लेकिन जैसे ही शुगर और गुड़ बन गया तो ये क्या बन गया? एस बन गया, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के रूप में चेंज हो गया। और सेकेंडरी सेक्टर में किसके सहयोग से गया? टेक्नोलॉजी के माध्यम से गया है। किसके सहयोग से गया है? टूल्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से गया है। तो जब रॉ मटेरियल अच्छे प्रोडक्ट के रूप में चेंज हो जाता है तो उसी को सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर को कहते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है। तब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टर्टियरी सेक्टर के बारे में कि टर्टियरी सेक्टर क्या होता है। देखिए,
हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर क्या है, किस तरीके का कंट्रीब्यूशन टर्टियरी सेक्टर करता है। A sector in which produce goods are provided to the wholesaler and retailer by the help of transport are called tertiary sector। ऐसा सेक्टर जहां पे उत्पादन की हुई वस्तु, जब मान लो प्रोडक्ट क्या हो गया, शुगर कैन से शुगर बन गया, अब जब शुगर बन गया है तो वो बाजार में जाएगा, तभी कस्टमर के पास पहुंच पाएगा। तो कंपनी से वस्तु को कैरी करके मार्केट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी आवश्यकता है, ताकि कंपनी की क्वालिटी को समझाने का कार्य जो है उसका सेल्समैन करता है। वह सेल्समैन कंपनी का जो है वो प्रोडक्ट को ट्रक के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कैरी करके कहाँ तक ले जाता है, दुकानों तक। जब वो प्रोडक्ट दुकान तक पहुँचता है तो वहाँ पे सेल्समैन समझाता है अपनी क्वालिटी के बारे में, कंपनी की गुणवत्ता के बारे में बताता है, और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है। क्यों कोई होलसेलर रिटेलर जो है टाटा का प्रोडक्ट छोड़ के बीकाजी का प्रोडक्ट क्यों कोई खरीदेगा? जब कोई स्पेशलिटी होगी, जब कोई विशेष क्वालिटी होगी, तभी ना कोई होलसेलर या रिटेलर जो है बीकाजी का प्रोडक्ट बेचेगा। तो सेल्समैन होता है कंपनी का, वो कम्युनिकेशन का जरिया बनता है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया कौन बनता है? सेल्समैन। वो रिटेलर और होलसेलर को समझाता है कि हम क्या करेंगे, हम आपको वही प्रोडक्ट जो है कम बजट में दे रहे हैं, इसकी क्वांटिटी भी अधिक है, हम टाटा से आपको क्वांटिटी भी अधिक दे रहे हैं, और इसकी क्या है, प्राइस भी कम है, और मार्केट में इसको आप बेचेंगे तो इसमें आपको लाभ भी अधिक मिलेगा। तब जाके वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझता है। होलसेलर लेता है उसको सेल्समैन से, और होलसेलर से रिटेलर लेता है, और रिटेलर जो है हर गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे हमारे गांव में दुकान होते हैं, हमारे चौक चौराहे पे दुकान होते हैं, वो सभी लोग क्या हैं, रिटेलर हैं। वो फुटकर विक्रेता हैं, वो हमें केजी के भाव में देते हैं, वो कुंटल के भाव में खरीद के लाए जाते हैं, हमें केजी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हमारी ज़रूरतों को आसान बनाते हैं। ये हमारी ही प्रोडक्शन है। हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है ना। प्राइमरी सेक्टर कहाँ से शुरू होता है? फार्मर समाज से। फार्मर के ही प्रोडक्ट को बिजनेसमैन खरीद के ले जाता है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रशिंग कर रहा, फाइन प्रोडक्ट बनकर तैयार करा रहा, पैकेट कंपनी का टैग लग रहा है, और कंपनी के टैग के बाद जो है फिर वो दुकानों तक पहुंच रही है, और दुकानों से फिर शुरू होकर कहाँ पहुंच रही है, हमारे ही सराउंडिंग्स में घूम रही है। यही सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और ये तीनों सेक्टर जो है ना देश की इकोनॉमी को एक्सटेंड करते हैं। ये तीनों सेक्टर्स हैं, इसी के सहयोग से इंडियन इकोनॉमी जो है एक्सटेंड करती है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में किसका सहयोग है? तीनों सेक्टर का। और सबसे ज्यादा वर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कार्य ज्यादा होता है लेकिन लिमिटेड होता है। वर्किंग लोग जो है ज्यादा किसमें करते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन वह जो वर्क है प्राइमरी सेक्टर का वो लिमिटेड टाइम के लिए है, परमानेंट जॉब नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं होता है प्राइमरी सेक्टर में। ठीक, तो कह रहा है कि होलसेलर और रिटेलर तक जो है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहुंचाना, जिसके सहयोग से ये वस्तुएं पहुंच रही है, इसी को क्या कहते हैं? टर्टियरी सेक्टर कहते हैं। ए सेक्टर इन विच रिक्वायर द मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है? माध्यम, एक सहयोग, एक साधन की आवश्यकता पड़ती है टू सोल्ड द प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी एंड एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, जो कार्य करता है, उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और वो माध्यम होता है सेल्समैन, वो माध्यम होता है कंपनी। कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो खुद जाके नहीं बेचती। रतन टाटा अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बेचते, रिलायंस अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बेचता, बजाज अपने प्रोडक्ट को खुद नहीं बेचता, वो सेल्समैन रखा है, मैनेजर रखा है। कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। मालिक बनना और उस प्रोडक्ट को मार्केट में चलाना दोनों अलग कार्य है। मालिक के पास कैपिटल होता है और मैनेजर के पास माइंड होता है। जब कैपिटल और एजुकेशन दोनों आपस में मिलता है तो कंपनी जो है आगे बढ़ती है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है आगे बढ़ता है और इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश हो पाती है। किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने का कार्य कौन करता है? उसका सेल्समैन, उसका एम्प्लॉय, उसका मैनेजर, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंपनी को बड़ा बनाते हैं। मालिक बस इन्वेस्टमेंट करता है।
इन्वेस्टमेंट करने का कार्य किसका होता है? मालिक का। और कंपनी को बड़ा बनाने का कार्य जो होता है उसके वर्कर्स का होता है, वर्कर्स उसको बड़ा बनाते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी को मार्केट तक पहुंचाने में एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, एंड द सेकेंडरी सेक्टर इजीली आर कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो कार्य प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर करता है उसको बाजार तक पहुंचाने का कार्य किसका है? टर्टियरी सेक्टर का है। यानी प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया और उस प्रोड्यूस की हुई वस्तु को फाइन प्रोडक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म किया सेकेंडरी ने, और जब सेकेंडरी ने उसको ट्रांसफॉर्म किया तो वो टर्टियरी तक आके सोल्ड हो गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की एक्टिविटी को मार्केट तक पहुंचाना ही किसका कार्य है? टर्टियरी सेक्टर का है। तो टर्टियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्टियरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। जैसे अब ध्यान दीजिए, डॉक्टर, वॉशरमैन, बार्बर्स और कॉबलर्स, ये सब भी लोग क्या है? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक तरह के टर्टियरी सेक्टर में ही आते हैं। ये समाज में सर्विस देने का कार्य करते हैं। ये कोई प्रोडक्शन का माध्यम नहीं है, लेकिन ये लोगों के जीवन में फैसिलिटी प्रोवाइड करने के माध्यम है। ये लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के एक साधन है। इन्हीं के सहयोग से जीवन जो है आसान हो पाता है। जब कोई व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा कौन करता है? ये लोग करते हैं। इनके सहयोग से उनकी जिंदगी में खुशहाली आती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और हमारा सेक्टर है, टॉपिक है कंपेयरिंग अमॉन्ग थ्री सेक्टर्स। कैसे हम सेक्टर्स के बीच में तुलना करेंगे, किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है और कैसे तुलना किया जाए, तुलना करने से क्या विशेष लाभ मिलने वाला है। किसके बीच में तुलना करना है? थ्री सेक्टर्स के बीच में, यानी कि PST प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी के बीच में हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। Each sector is interdependent। प्रत्येक सेक्टर क्या है? एक दूसरे पे निर्भर है। यानी जो प्रत्येक सेक्टर है, जो तीनों सेक्टर्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है ऑन द अदर, सो दैट द इकोनॉमी एज होल फंक्शंस प्रॉपर्ली एंड एफिशिएंटली। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तीनों मिलके स्टैंड करते हैं। इनके कार्य के ऊपर ही क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी के फंक्शन के ऊपर ही हमारे देश की इकोनॉमी टिकी हुई है। हमारे देश की इकोनॉमी बेहतर तभी बन पाती है जब ये तीनों सेक्टर अच्छे से मिलके आपस में कार्य करते हैं। अगर एक पीछे चूक रहा है तो देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं हो पाएगी। बेहतर इकोनॉमी चाहिए तो तीनों सेक्टर को मजबूती से आपस में मिलकर रहना होगा और बेहतर कार्य करने की कोशिश करनी होगी, तब जाके देश की इकोनॉमी मजबूत बन पाएगी। द प्राइमरी सेक्टर इज वेयर द मटेरियल इज वेयर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर आर गैदर्ड। क्या करता है प्राइमरी सेक्टर? कच्चा पदार्थ जो है, कच्चा प्रोडक्ट, कच्चा माल जो है सेकेंडरी सेक्टर को देता है, और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसको मशीन के माध्यम से, लेबर के माध्यम से उसको एक अच्छे वस्तु के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है। फिर वो टर्टियरी सेक्टर के माध्यम से सोसाइटी के रिक्वायर्ड लोगों के पास पहुंचता है और उससे लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। और तीनों सेक्टर्स के माध्यम से जो अर्निंग होता है उसी से तय होती है देश की GDP। ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, इन द सेकेंडरी द प्रोडक्ट आर मेड इनटू कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट है ना, सेकेंडरी सेक्टर में जब प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट आता है तो उपयोग करने योग्य वस्तु बनता है। यानी हम डायरेक्ट गन्ने को चाहें तो क्या कर पाएंगे? उसको चाय में डाल सकते हैं? नहीं ना, उसको खेतों से कंपनी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। वह कंपनी में जाने के बाद उससे शानदार जो है फ्रेश शुगर बनता है और जेली बनता है। जेली का उपयोग खाने के लिए किया जाता है, शरबत के लिए किया जाता है, और चीनी का उपयोग चाय के लिए किया जाता है, शरबत के लिए किया जाता है, मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। इसकी उपयोग 100 हैं।
तो कब हम उसको उपयोग कर पाते हैं? जब वो हमारे खाने के लायक बन पाता है, जब सेकेंडरी सेक्टर अहम भूमिका निभा देता है, तब वो हमारे उपयोग के लायक बन पाता है। अब ऐसा तो नहीं ना कोई करता है कि जहाँ एपीकल्चर हो रहा है या जहाँ मधुमक्खी का छाता लगा है, किसी को हनी चाहिए तो काट के छाता ही स्क्वीज करके खा जाए, खा पाएगा? पता चला कि जितने भी उसमें मधुमक्खियां होंगी सारा चेहरे पे पेस्ट बना देंगी सब बढ़िया से। उसको क्या करते हैं? उसको एक प्रोसेस अपनाया जाता है, फ्रेश किया जाता है, डब्बे में पैक होके आता है, तब वो हमारे घरों तक पहुंचता है। लिखा रहता है पतंजलि हनी, डाबर हनी। वो कंपनी की सहयोग है, वो एक तीनों सेक्टर का उपयोग करके प्रोडक्ट हमारे पास तक आता है, तब हमारी जरूरतें उससे पूरी हो पाती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट एंड टर्टियरी सेक्टर इज रिस्पांसिबल। कौन जिम्मेदार है? टर्टियरी सेक्टर। किस कार्य के लिए? तो वस्तुओं को हमारे पास तक आसानी से पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? टर्टियरी सेक्टर। ये टर्टियरी सेक्टर की जिम्मेदारी है कि प्रोडक्शन की हुई वस्तु को समाज में रिक्वायर्ड लोगों तक पहुंचा पाए। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ये जो तीनों सेक्टर हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, आपस में ये एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तीनों एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, तब जाके अच्छा प्रोडक्शन दे पाते हैं, अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर पाते हैं। जब एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर आपस में मिलता है, तब जाके देश की इकोनॉमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाती है या देश में रह रहे लोगों की आवश्यकता जो है पूरी हो पाती है। फिर हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी जिम्मेदारी है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करना और सेकेंडरी सेक्टर को देना। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? रॉ मटेरियल को उपयोग करने योग्य वस्तु के रूप में बदलने का कार्य करता है। और टर्टियरी सेक्टर क्या करता है? जिम्मेदारी निभाता है कि वो वस्तुओं को समाज में रह रहे हर एक व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सके। देश और दुनिया के कोने कोने में जो लोग रह रहे हैं उनके पास आसानी से और सहजता से वस्तु को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? टर्टियरी सेक्टर करता है। टर्टियरी सेक्टर की जिम्मेदारी होती है। अब हम आगे देखेंगे और हमारा अगला टॉपिक है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होता है और इसके एडवांटेज क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है, अब हमें इसके बारे में जानना है। टॉपिक क्या है? जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या 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 होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कह रहा है पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। वैल्यू यानी क्या होता है? कीमत। क्या होता है? कीमत। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक साल में जो वस्तु मार्केट में बिक रही है और जिस तरीके के प्रत्येक सेक्टर जो है सेवा कर रहे हैं एक साल में, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। यानी एक साल में जो वस्तु बाजार में बिक रही है, यानी कि जो तीनों सेक्टर जिस तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो जो तीनों सेक्टर से जो अर्निंग हो रही है, तो उस सेक्टर की, तीनों सेक्टर की जब अर्निंग को हम जोड़ देते हैं तो क्या तैयार होता है? जीडीपी तैयार होता है। उस देश की जीडीपी स्टैंड करती है, जीडीपी प्रिपेयर होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ ए कंट्री। यानी जब हम तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन को यानी उत्पादन को जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है? जीडीपी निकलता है। ठीक है। अगली पॉइंट है इट इज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यू एडेड क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। यानी दिए गए निर्धारित समय में यानी डाटा मेजर करना, एक स्टैंडर्ड निकालना दिए गए वस्तु की वैल्यू के आधार पे, क्रिएटेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी जो वस्तुओं का उत्पादन किया गया है उसके डाटा निकालने के लिए निर्धारित वस्तु के दाम को जोड़ने से भी क्या ज्ञात हो सकता है? जीडीपी तैयार हो सकती है। जीडीपी के बारे में हम
कि एक साल में जो प्रोडक्शन हुआ है उस वस्तु की इतनी कीमत है, तो जब हम तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन रेट वाली वस्तु के प्राइस को जोड़ देंगे तो जीडीपी जो है उससे स्टैंड कर जाएगा, या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं जीडीपी को। फिर अब हम डिस्कस करेंगे वेयर आर द मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड यानी होता है रोजगार, क्या होता है? टॉपिक है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग रोजगार पाते हैं, कहां सबसे ज्यादा लोग जो हैं रोजगार में हैं, कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लोगों को प्रोफेशन या बिजनेस प्रोवाइड करता है, कार्य देता है। कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगारी है, कहां लोग काम ज्यादा करते हैं? पहली पॉइंट है मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा कार्य जो है लोगों को प्राइमरी सेक्टर में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कार्य हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है 60 to 80% आबादी देश की इसी एक्टिविटी में इंडल्ज है। पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगारी में क्या करते हैं, बाद में काम शुरू कर देते हैं खेती का। खेती बहुत जरूरी भी है, हर आदमी को करना चाहिए। अगर इस फील्ड में भी शिक्षित लोग आते हैं तो अच्छा अर्निंग करते हैं, कमर्शियल खेती करके, सब्जी की खेती करते हैं, फूल की खेती करते हैं, चाय की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। तो इससे क्या होता है, फल की खेती करते हैं, ये कमर्शियल खेती है, इससे उनको बेहतर अर्निंग होती है। और जब शिक्षित लोग जुड़ते हैं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, नई मैन्युअल पद्धति का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर नया जोड़ते हैं, तो बेहतर खेती जो है कम क्षेत्र में ही ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं और अच्छा अर्निंग करते हैं। तो एग्रीकल्चर करना भी बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा कार्य कहाँ मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में। बट द विद इन दिस सेक्टर जॉब्स आर नॉट सिक्योर। क्या होता है इस सेक्टर में, समस्या क्या है, कार्य सुरक्षित नहीं है। कार्य की गारंटी नहीं है कि कब तक कार्य आपको करने का अवसर मिलेगा। आपका कार्य जो आप जॉब कर रहे हो कब तक चलेगा, इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि कृषि कार्य के अतिरिक्त भी हम कोई कार्य अपने परिवार में रखें, कोई अन्य अर्निंग भी हो जिससे हमारी फैमिली की जो जरूरतें हैं वो मेंटेन हो सके। तीसरी पॉइंट है प्राइमरी सेक्टर इज द बेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। क्या है ये, कोई भी जो देश है, इंडिया हो, चाइना हो, फ्रांस हो, रूस हो, जो भी देश है, उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने का कार्य किसका होता है, प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर ही आधार है, स्तंभ है, जड़ है। घर की इमारतों के लिए क्या करते हैं, पहले नींव को मजबूत बनाते हैं ना, उसी तरीके से देश की ऊंचाई पे जाने के लिए सरकार को सबसे ज्यादा किसी पे ध्यान देना चाहिए, कृषि कार्य पे ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में तमाम तरह की सुविधाओं को लाना चाहिए, कृषक को बेहतर साधन और व्यवस्था देनी चाहिए, विशेष रूप से सब्सिडी देना चाहिए, ताकि किसान खुशहाली जीवन व्यतीत करेगा तो उससे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहेगी। देश के बड़े से बड़े लोगों के घर में अच्छा भोजन, अच्छा साधन, अच्छा सुविधा पहुंचाने का कार्य कौन करता है, कृषक, किसान करता है। देश के बड़े लोग बड़े इसलिए हैं कि कृषक जो है ना दिन रात मेहनत करता रहता है, कभी कंप्लेन नहीं करता, कभी भी किसान कंप्लेन नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके ही ऊपर फैमिली की भी जिम्मेदारियां हैं और देश की भी जिम्मेदारियां हैं। देश के दो सुपर हीरो हैं, फार्मर एंड सोल्जर। इन दोनों के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भारी है। यानी 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी किसको है, दो लोगों को, देश का जवान और देश का किसान। ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दोनों सिक्योर नहीं है। दोनों के जीवन के लिए अच्छी सरकार के द्वारा कोई जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पाती है। दोनों के कार्य को जो है अच्छे से लोग ट्रीट नहीं करते हैं। फार्मर को भी अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है जो कि उचित नहीं है। किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल, कम बजट में उनको सीड्स भी मिलना चाहिए, फर्टिलाइजर भी मिलना चाहिए और उनकी उत्पादन की वस्तु को अच्छा कीमत भी बाजार में मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपना जान लगा देता है। इन दोनों से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता और ये दोनों ही देश के रक्षक हैं, यही देश को बचा के रखते हैं, वरना देश खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये दोनों अपने काम के साथ चोरी करने लगे ना, देश उसी दिन खतरे में आ जाएगा। जिस दिन
देश का जवान और किसान दोनों स्वार्थी बन गए, अगर सेल्फिश बन गए, देश उसी दिन खतरे में हो जाएगा। ये जितने बड़े बड़े नेता लोग ना घूम रहे हैं सुरक्षा के साथ, खतरे में आ जाएंगे और धरती पे आ जाएंगे, एकदम हिसाब में आ जाएंगे। जो इतना स्टेटमेंट देते रहते हैं हमेशा कैमरे के सामने आके, रीजन ये है कि दोनों लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे होते हैं और इन्हीं का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। सबसे ज्यादा परेशान कौन है? किसान। मेहनत भी करता है तब भी उसका पेट नहीं भरता, तब भी उसको मजदूरी भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लोग जो है ना समझते नहीं है। जो देश के पॉलिटिशियन हैं वो अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जनता के फैसिलिटीज को नहीं। कृषक की सुविधाओं को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सारे नेता लोग अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोई किसान पर ध्यान नहीं दे रहा है। अबाउट 60 to 80%, 60 से 80% लोग जो है ना किस कार्य में इंगेज हैं? प्राइमरी सेक्टर में। कौन से सेक्टर में इंक्लूडेड है? प्राइमरी। यानी हमारे देश की जो 60 से 80% आबादी है वह कृषि कार्य में जुड़ी हुई है। कृषि वर्क ही लोग कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो है निष्क्रिय है। अब है टॉपिक राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्टियरी सेक्टर। अब हमें किसके महत्व के बारे में बात करना है? टर्टियरी सेक्टर के बारे में, जो तीसरा सेक्टर है और अहम रोल निभाता है, मेजर रोल प्ले करता है। किस तरीके का इसका ग्रोथ हुआ, कैसे होता है? कह रहा ओवर द 40 इयर्स, यानी 40 सालों में, लगभग 40 सालों में, बिटवीन 1973 टू 2014, 1973 से लेके 1914 में वाइल द प्रोडक्शन इन ऑल थ्री सेक्टर हैज इंक्रीज्ड। तीनों सेक्टर में क्या हुआ? प्रोडक्शन जो है बढ़ा है। यानी 1973 से लेके 2014 के बीच में तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन में डेवलपमेंट हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। सेकंड पॉइंट है इट इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्टियरी सेक्टर। सबसे ज्यादा किसके, कौन से सेक्टर में ग्रोथ हुआ है? टर्टियरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर डेवलप हुआ है तो टर्टियरी सेक्टर हुआ है। एज अ रिजल्ट इन 2013-14, परिणाम स्वरूप 2013 और 14 में द टर्टियरी सेक्टर हैज इमर्ज्ड यानी होता है उभरना, निकलना, एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। किस रूप में? सबसे बड़ा उत्पादन कार्य देने वाले सेक्टर में जो है, सेक्टर के रूप में निकल के आया। किसको रिप्लेस करते हुए? प्राइमरी सेक्टर को। किसको रिप्लेस किया? प्राइमरी सेक्टर को। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट को क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल के रूप में प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंडरी उसको बना रहा है, लेकिन मार्केट तक ले जाने का कार्य, कस्टमर तक ले जाने का कार्य, देश की जनता तक ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? टर्टियरी सेक्टर कर रहा है। कौन कर रहा है? ये जो टर्टियरी सेक्टर है यह अहम भूमिका निभा रहा है। तो 2014 में टर्टियरी सेक्टर जो है सबसे बड़ी सेक्टर बन के उभरती है, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए। अब हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिसग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी जब कोई ऐसा कार्य है जहां पे एक ही कार्य में बहुत सारे लोग इंगेज्ड हैं, उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कार्य करने के अवसर नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि चलो हम अपने पापा का हेल्प कर देते हैं, भैया के काम में हेल्प कर देते हैं, घर के कार्य में हेल्प कर देते हैं। वो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो लोग डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसग्यूज्ड है। वो कार्य में एक ही काम में कई लोग इंगेज्ड हैं। उस कार्य को अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन लोगों के पास काम नहीं है तो लोग क्या हो गए हैं? एक ही काम में कई सारे लोग इंगेज्ड हैं, उसे डिसग्यूज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। देखिए, इट इज द कंडीशन इन विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, जिसमें जो मजदूर होते हैं वो क्या होते हैं? एम्प्लॉयड होते हैं, यानी सेवक होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। इन लेस देन फुल टाइम, काम कितना होता है? कुछ समय के लिए। और रेगुलर जॉब्स, न कार्य रेगुलर होता है और ना ही अच्छी सैलरी होती है, ना ही अच्छा आवर्स तक कार्य कर पाते हैं। एक आदमी 10 घंटे तक कार्य कर सकता है, लेकिन जब एक ही घर के 4 लोग होंगे, एक दुकान होगा तो क्या करेंगे?
वर्किंग आवर्स बांट लेंगे, 4-4 घंटा काम करेंगे और वहाँ चारों की मजदूरी जोड़ी जाएगी तो नहीं निकलेगा। पेमेंट भी कम आ रहा है, काम भी एक है और लोग फंसे भी ज़्यादा हैं। तो इस तरीके के कार्य को हम अंडर एम्प्लॉयड और डिसयूज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है ए कैटेगरी इन विच जॉब्स आर अवेलेबल, ऐसा कैटेगरी जहाँ पे रोजगार क्या है, उपलब्ध है, बट द सिक्योरिटी इज नॉट कंफर्म, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है, उसे अंडर एम्प्लॉयड कहा जाता है। तीसरी पॉइंट है इट कैन बी नॉन एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। नहीं, लोग कहते हैं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब क्या कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है, उसके पास काम ही नहीं है। तो 4 घंटे का काम मिला 3500 में, 3000 में, तो भी कर लिया। 2 घंटे का कार्य मिला, वो भी कर लिया। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, तो घर पे बैठने से बढ़िया है कि हम 2 घंटा कहीं काम मिल जाए तो कर लें। उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, उसे डिसयूज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे डिसयूज के बारे में कि डिसयूज एम्प्लॉयमेंट क्या है। सेम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही डिसयूज एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। देखिए, द सिचुएशन इन व्हिच पीपल आर अपैरेंटली वर्किंग, यानी ऐसा परिस्थिति जहां पे लोग जो है कार्य कर रहे हैं बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, अपने क्षमता से जो है उनको कार्य कम मिलता है। ऐसा वर्ग, ऐसा क्षेत्र जहां पे लोगों के पास काम तो है लेकिन उनकी क्षमता से कार्य जो है कम मिले, उसे डिसयूज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अपनी पोटेंशियल से कम कार्य करने की उपलब्धता हो रही है समाज में, तो उसे डिसयूज एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। इन दिस केस द पर्सन कंसीडर हिमसेल्फ एम्प्लॉयड। इस परिस्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं वो दिखते हैं क्या हैं, सेवक हैं, कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग, लेकिन सच में वो कार्य नहीं कर रहे होते हैं। वो लगता है कि वो व्यक्ति क्या है, कहीं ना कहीं काम में इंगेज है, काम कर रहा है, बेकार नहीं है, लेकिन वो क्या है, बेकार ही है, लेकिन अपने समय को सही दिशा में यूज करने के लिए एक ही काम में फंसा हुआ है। आप देखेंगे कोई छोटा सा बिजनेस है, उसी को चला रहे हैं घर भर मिलके, सारे मेंबर्स मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है। अगर जिस दिन दूसरा अवसर मिल जाएगा तो वो दूसरे कार्य को करेंगे, उससे अच्छी अर्निंग होगी। अगर एक काम सब लोग कर रहे हैं और जिस दिन वो कार्य बंद हो जाएगा तो सबके सब लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, कोरोना। कोरोना ने क्या किया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, कंपनियां बंद हो गई, लोग कंपनियों से कहां भाग के चले आए, गांव आए। गांव में उन लोगों ने भूखमरी को फेस नहीं किया। जो गांव में रहा वो भूखमरी से नहीं मरा। क्यों नहीं मरा? घर है, खेत है, लोगों ने खेती की, मेहनत किया और अपनी जीविका को चलाया, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन किया। लेकिन जो लोग शहर में रह गए, जो कंपनियों के भरोसे बैठे हुए थे, जिनका गांव नहीं था, उन लोगों ने बेरोजगारी को झेला, भूखमरी को भी फेस किया और वहां जो कार्य नहीं करना चाहिए था वो लोग भी उन लोगों ने काम किया। बड़े बड़े लोग जो हैं वहां बॉम्बे दिल्ली में फल बेचने का कार्य कर रहे थे, ठेला चलाने का कार्य कर रहे थे। फ्लैट में रहने वाले लोग जिनकी 2-2, 3-3 फ्लैट है, वो बॉम्बे जैसे शहरों में नारियल और सिरफल बेच रहे थे, डाब बेच रहे थे, कैसे भी जो जीविका चल जाए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, जॉब सिक्योरिटी नहीं थे। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में थे, सरकारी सर्विस में थे, उनको भारत सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही थी, सैलरी दे रही थी। जो लोग बढ़िया कंपनी में थे, इंडस्ट्रीज में थे, उनको कंपनियां क्या कर रही थी, अच्छी सैलरी दे रही थी, बैठा के सैलरी दे रही थी, वो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे। और जो लोग कंपनी में काम कर रहे थे, जिन लोगों का छोटा सा दुकान था, अब सोचो जिस घर में सब लोग क्या होंगे, एक ही परिवार के लोग, पूरे परिवार के लोगों का काम है प्राइवेट टीचर, ठीक। लॉकडाउन लग गया, सब लोग क्या हो गए, एक दिन में बेरोजगार। एक दिन में सब लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। इसलिए परिवार के सारे सदस्यों को एक काम में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो दुनिया गोल गोल हो जाएगा, सारा वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। अब एक एक परिवार के 10-10 लोग डॉक्टर बन जा रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट टीचर। एक परिवार के लोग जिस लाइन में घुस रहे हैं, सब लोग उसी में घुस जा रहे हैं। कोई नेचुरल आपदा आ जाए और सरकार क्या करे, उस सेक्टर को ही बंद कर दे और सब लोग उसी लाइन में हैं, अब क्या होगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे।
तो इसलिए परिवार को लोग कहा जाता है कि अगर 10 सदस्य हैं परिवार में तो 10 विभाग में कार्य करें। लॉकडाउन में ऐसा फेज आया था जहां क्या हो गया, टीचिंग सेक्टर कंप्लीटली बंद हो गया, टीचर्स क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। उनका खर्च कैसे चला होगा, घर वालों ने मेंटेन किया होगा। तो ऐसा कार्य न करें, ऐसा प्रोफेशन न अपनाएं जिसमें घर वाले के लोग सारे लोग इंगेज हो जाएं। पापा का पान का दुकान है, सब लोग दुकाने में बैठ गए, हम भी चलाएंगे। वो हम इधर कोना में खोल रहे हैं, पापा इधर बेच रहे हैं, भैया इधर बेच रहे हैं, सब लोग पान बेच रहे हैं। जीएसटी आके आया, 32% जीएसटी ठोक दिया उसी पे, लो बेचो पान। फिर क्या होगा, इकोनॉमी खराब हो जाएगी। आया समझ में? तो हमेशा हमें प्रोफेशन चेंज करके रखना चाहिए। पापा अगर टीचर है, बेटा डॉक्टर बने। पापा अगर पान बेचते हैं, बेटा कोल्ड ड्रिंक का दुकान चलाए, दिन रात चलेगा। बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है। अब सब ये पगलपंती वाला लेक्चर नहीं दूंगा मैं कि सब लोग सरकारी नौकरी ही पा जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू गेटिंग अ जॉब इज नॉट अ सक्सेस, टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन एंड टू बिकमिंग अ हैप्पीएस्ट पर्सन इज द ग्रेट सक्सेस इन एवरी कॉमन पीपल लाइफ। हर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में अच्छा जीवन जीना ही सफलता है, खुश रहना सफलता है। 5 करोड़ रुपया बैंक में हो, इधर दवाई चल रहा है, 17 जगह बॉडी में नीडल ठुका रहा है, ये भी सक्सेस नहीं है। पैसा उतना ही कमाइए जितना से आपका जो है सारी जरूरतें पूरी हो जाएं और आप जनहित का कार्य भी कर सकें। पब्लिक सेवा और घर की जरूरतें पूरी हो जाएं, उतना ही पैसे की हो सकता है। आप जितना कमा सकते हैं कमाइए, लेकिन सोच उतना ही रखिए कि हमको इतना पैसा मिले कि 2-4-500 लोगों का हम भला कर सकें, 10-20 हजार लोगों को हम भला कर सकते हैं। ऐसा हमें सुविधा मिले, ऐसा अवसर मिले। तो जब हम अलग अलग प्रोफेशन को चूज करेंगे तभी होगा। एक में घुसेंगे तो खिचड़ी बना देंगे हम लोग, ठीक है, हौच पौच। आई ज्यादा लोग बिहार में और उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा करते हैं। बिहार का मतलब इसके लिए फेमस है। इट इज नॉन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसी को क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसग्यूज एम्प्लॉयमेंट इज नॉन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार कैसे उत्पन्न करें, कैसे रोजगार को हम बढ़ा सकते हैं, रोजगार कैसे बढ़ेगा, कैसे रोजगार अधिक से अधिक आएगा, देखते हैं। ओवरऑल जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रिक्वायर्स अ मल्टीफेसिएटेड अप्रोच। यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट की आने की आवश्यकता है हमारे देश में। बड़ी बड़ी कंपनियां जब आएंगी, जब हमारे देश की सरकार कोशिश करेगी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाए, दैट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, यानी स्टार्टअप होना शुरू हो, कंपनियां खुलनी शुरू हो, लोग बिजनेस करना शुरू करें, लोगों को लोन मिलना शुरू हो, लोग स्किल्स पे काम करना शुरू करें, तब देश जो है अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न कर पाएगा। तब जाके हमारे देश में रोजगार बढ़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे न बैठे रहें, अपना भी हाथ पैर चलाएं, तब जाके रोजगार बढ़ेगा। रोजगार की कमी नहीं है, काम की भी कमी नहीं है, पैसा तो इसमें फैला हुआ है चारों तरफ, बस तरीका चाहिए उसको बिटोरने के लिए। तुम समझो कि तुम किस काम के लायक हो, उस काम को करना उस दिन से शुरू कर दो, उसी से तुम पैसा कमाओगे, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, उसी से तुम्हारा नाम होने वाला, उसी से तुम्हारा पहचान होने वाला है, उसी से लोग तुमको जानेंगे। अब तुम बैठे रहोगे सरकार के भरोसे, भगवान के भरोसे, तो भगवान भी न सुनेंगे ना सरकार सुनेगी, हाथ पैर खुद चलाना पड़ेगा, तब जाकर आपके हालात बदलने वाले हैं। क्या होगा, स्किल्स डेवलपमेंट, यानी स्किल्स पे कार्य करने की व्यवस्था बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी देश में बड़ी बड़ी कंपनियां आए, सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट करे, विदेशी कंपनियों को बुलाए, उनसे दबा के टैक्स ले और दबा के लोगों को भरपूर जॉब अपॉर्चुनिटी। कंपनियां कौन चलाएगा, देश के लेबर, देश के शिक्षित लोग, इनको कार्य करने का मौका मिलेगा। इसके लिए सरकार को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके जो है डेवलपमेंट होगी। अब देखिए, एंड इनवाइटिंग मोर, क्या करें, इनवाइटिंग मोर एमएनसीएस कंपनी, देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या करे सरकार, इनवाइट करे। किस कार्य के लिए, टू रन देयर बिजनेस, उनको कहे कि आओ मेरे देश में और यहाँ व्यवसाय चलाओ, व्यवसाय चलाओ हमारे देश में, और आगे हमें क्या दो, अधिक से अधिक टैक्स दो, जीएसटी दो। जब बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आएंगी तो उससे क्या होगा, देश की इकोनॉमी और मजबूत हो जाएगी।
वो हमें टैक्स देंगे और उनके टैक्स से हमारे देश की जो है ट्रेजरी भरेगा और उस ट्रेजरी से सरकार जो है लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत बन पाएगा और हम लोग और बेहतर देश बन पाएंगे। दुबई इसीलिए आगे है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, वो अपने देश में कंपनियों को इनवाइट करता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के उनको बिजनेस करने के लिए देता है। इसीलिए छोटा सा देश भी हम लोगों से आगे चला जाता है और हमारी सरकारें जो हैं सिर्फ चुनाव लड़ती हैं और जनता को लड़ाती रहती हैं। इधर गोली, उधर बारूद, इधर विवाद, उधर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कार्य करती है। सरकार को काम जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे करना चाहिए, स्किल्स डेवलपमेंट पे करना चाहिए और जनता को भी इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम लड़े नहीं, आपस में लड़के विवाद क्रिएट न करें। हम विवादों का सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ न कुछ अपने अंदर बौद्धिक विकास और स्किल्स पे काम करें ताकि हमारा डेवलपमेंट हो। जिस दिन हम डेवलप हो जाएंगे ना, समाज बदलेगा, समाज के लोग भी बदलेंगे और नेता लोग पहले बदलेंगे। अब हम बात करेंगे, एक एक्ट है, एक स्कीम है सरकार की जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। देखिए फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी महात्मा गांधी के नाम पे एक स्कीम चलाया गया जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की सरकार ने एक स्कीम चलाई। इस स्कीम का लॉन्चिंग हुआ था सन 2005 में, 2005 में ये स्कीम हमारे देश में आया। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, all those who are able to and are in need of work in rural area are guaranteed for 100 days of employment in a year by the government। भारत सरकार ने एक ऐसा स्कीम चलाया जिसके तहत जो व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है और उसके पास कार्य नहीं है, उसको सरकार 100 दिन के लिए जॉब प्रोवाइड करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाएगा। अगर अगली पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी, अपने कार्यों में, अपने कर्तव्यों में सरकार अगर फेल हो जाती है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर सरकार अपने किए गए वादे के अनुसार फेल हो जाती है, लोगों को रोजगार नहीं दे पाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। अलाउंस यानी क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता, यानी आप बैठे हैं फिर भी आपको सरकार पैसा देगी। जो मनरेगा के अंतर्गत सदस्य होगा, जो गरीबी रेखा में, इसमें मनरेगा में सदस्य कौन बनता है, बीपीएल वाले। कौन बनते हैं, बीपीएल वाले भी बनते हैं। और हाँ, बीपीएल वालों को ही वर्क की नीड है मैक्सिमम। जो एबव पॉवर्टी लाइन में है वो कहीं ना कहीं कार्यों में इंगेज है। अगर उस कैटेगरी के भी लोग जो हैं बेरोजगार है, उनको भी इसमें सदस्यता मिलती है और 100 दिनों का जॉब मिलता है और सैलरी भी मिलती है। पहले समथिंग 120-25 रुपया था, अब 350 रुपया तक की इसमें सैलरी जो है वर्कर्स को मिलता है। वो काम, अगर सरकार के पास कोई काम नहीं है तब भी उनको मिलेगा, और नहीं और है तो काम करके पैसा मिलेगा। कार्य क्या होता है, नेचर को बैलेंस करने में सहयोग करना, यानी पौधों को पानी देना, घाट की सफाई पे ध्यान देना और नल जल की व्यवस्थाओं पे फोकस करना, कुएं तालाब इन सब चीजों की सफाई के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। नेचर को साफ रखने की जो कार्य है वो मनरेगा के तहत आता है। यानी जहां कहीं भी सड़क पेंट होता है, चुनाई पुताई का कार्य करना, सड़कों पे जो आपके बैरिकेडिंग्स बनते हैं उसको पेंटिंग करने का कार्य करना, ये सब मनरेगा के अंतर्गत सारे कार्य आते हैं और सरकार जो है उसके लिए पेमेंट भी देती है। जब काम नहीं रहता है तब भी सैलरी देती है, उसको बेरोजगारी भत्ता कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहा जाता है। आया समझ में? तो मनरेगा के अंतर्गत सारी सुविधाएं मिलती हैं। द टाइप ऑफ वर्क that could in a future help to increase the production of from land will be given preference under the act। इस तरीके के कार्य इसलिए दिए जाते हैं कि लोगों को जो है फ्यूचर में मदद हो सके, ताकि वो लोग जमीनों के माध्यम से अधिक उत्पादन कर सके, उनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ सके और बेहतर तरीके से लोग जीविका अपना चला पाए। ये इस एक्ट के अंतर्गत आता है। मनरेगा एक्ट के अंतर्गत लोगों की रोजगार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं उनको कार्य करने का अवसर मिले, ये सारी कोशिशें जो है
मनरेगा के अंतर्गत हमारे देश में होता है। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? दो सेक्टर इन विच वर्क्स आर अवेलेबल फॉर रेगुलर इंटरवल। ऐसा सेक्टर, ऐसा विभाग जहां कार्य जो है हमेशा के लिए अवेलेबल हो, काम की सिक्योरिटी हो, उसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? वह सेक्टर, दो सेक्टर इन विच वर्क्स आर नॉट अवेलेबल फॉर रेगुलर इंटरवल। जहां पे कार्य हमेशा के लिए, नियमित समय के लिए कार्य अवेलेबल नहीं है, उसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। और जहां कार्य परमानेंट है, जहां जॉब फैसिलिटीज रेगुलर है, उसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहा जाता है। और जहां पे कार्य की सिक्योरिटी नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। और हमारा लास्ट टॉपिक है सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक सेक्टर, हमारा टॉपिक है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर किसे कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। वह कंपनी, वो कैटेगरी जो है जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करता है सरकार के मद्देनजर रखते हुए। प्राइवेट सेक्टर all the private firms and small businesses and small business जितनी भी कंपनियां हैं जो प्राइवेट फर्म्स हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने काबिलियत के बल पे अपनी पहचान बनाई है या उसको स्टैंड किया, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। और प्राइवेट सेक्टर में आपका खुद का बिजनेस भी आता है, सेल्फ हेल्प भी आता है, व्यवसाय आता है, स्किल बेसिस वर्क्स भी आते हैं। जो कुछ भी चीज़ें हम अपने काबिलियत के आधार पे करते हैं, खुद चलाते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर है। और जहाँ पे जॉब्स किसके माध्यम से पहुँचता है? भारत सरकार के द्वारा से। उन सेक्टर्स को हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।